नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर एक और नए वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के वेबसाइट पर। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा नोटिफिकेशन के अंदर क्या कुछ है, कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, किस पोस्ट पर ये जॉब रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, मतलब कि कितने से कितने के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन मतलब कि कितना आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, एजुकेशन वाइज, आपके कास्ट वाइज हम बात करेंगे कि फ़ीस क्या होगी फॉर्म की, और कब से कब तक इस फॉर्म को भर सकेंगे, फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या होगा, और साथ ही जो बाकी सारी डिटेल हैं जैसे कि आपके रिजर्वेशन, अगर एज लिमिट में कोई छूट रहेगी, और बाकी सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन के अंदर जो भी कुछ होगा एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, जैसा आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे, CAPF की ऑफिशियल वेबसाइट अभी आपको दिख रही होगी। CAPF मतलब होता है आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो इसी वेबसाइट पर वो नोटिफिकेशन जारी करा गया है, ये आपके 26 अप्रैल को जारी किया गया है, और इसमें बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करेंगे क्या जॉब रहेगी, पे स्केल मतलब कि कितनी सैलरी रहेगी, और साथ ही इस जॉब को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारे एलिजिबिलिटी और बाकी सारे कंडीशन जानेंगे। क्या ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगी बिना किसी एग्ज़ाम को लिए, या फिर कोई एग्ज़ाम लेकर और उसके बाद कोई इंटरव्यू करवा कर इस जॉब को दिया जाएगा। तो सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। आपको बस ध्यानपूर्वक इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। हालांकि हमने एक और नोटिफिकेशन इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जो कि बिहार से रिलेटेड था। बिहार में जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड 7,000 पोस्ट पर वैकेंसी थी। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं। उस वीडियो में ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी कि पूरे भारत में जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल है उस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये वाली जॉब जो रहेगी वो आपके आर्म्ड फोर्सेस में रहेगी। किस पोस्ट की रहेगी और क्या कुछ होगा वो हम जानेंगे। आपको बता दूं, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस नोटिस को जारी करा गया है। उन्हीं के साइट पर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है एग्जाम नोटिफिकेशन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन, जो कि कमांडेंट की जॉब रहेगी। अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट करके एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ वाले इसी जो थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है यही वाला नोटिस है पूरा, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अब नोटिफिकेशन को खोलते हैं और साथ ही आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए 19 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। एक एक चीज़ को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म में भी कोई करेक्शन एक बार मिलता है टाइम एडिट करने का, हालांकि उसके बाद उसमें भी आप कुछ चीज़ों में ही एडिट कर सकते हैं, तो इसीलिए आपके लिए जानना सारा कुछ ज़रूरी है। आपको बता दूं कि लास्ट डेट जो रहेगी वो 16 मई रहेगी, यानी कि आप 16 मई तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो कि CAPF के अंदर रहेगा। असिस्टेंट कमांडेंट्स की पोस्ट के लिए है ये। और इसके अंदर यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट को ये इंश्योर करना है कि देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, की वो उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है या नहीं। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। देयर एडमिशन एट ऑल the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility condition। मतलब कि जो eligibility condition बताई गई है वो वाली fulfill करनी होगी। mere issue of e-admission certificate to the candidate will not imply that कि his कैंडिडेचर हैज़ बीन फाइनली क्लियर्ड बाय द कमीशन। मतलब कि आपने मान लीजिए अभी सारा कुछ, जैसे कि आपके जो एडमिशन सर्टिफिकेट्स होंगे और बहुत सारे जो चीज़ें होंगे, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट और वो सारा कुछ हो गया, उससे ये नहीं क्लियर होता कि आप फाइनली उसके लिए एलिजिबल हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन के बाद जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं कैंडिडेट के इंटरव्यू के दौरान, पर्सनैलिटी टेस्ट के दौरान, तभी ये पता लग पाता है कि वो कैंडिडेट फाइनली उस के लिए एलिजिबल था। तो आपको सारे वैलिड होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए सारा कुछ, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके लिए कोई फिजिकल मोड में
कहीं जाकर कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, सीधा ऑनलाइन आपको CAPF की वेबसाइट पर आना होगा और उस पर ही आप चाहे तो UPSC की वेबसाइट पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले UPSC की वेबसाइट पर OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप एक बार UPSC की वेबसाइट पर OTR रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन UPSC की तरफ से जारी होता है तो आप उसमें सिर्फ आपको उसका फॉर्म भरना होता है और उसकी फ़ीस पेमेंट करके उसको सबमिट करना होता है। OTR मतलब ही होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ऐसी डिटेल्स उसमें डलवाई जाती हैं जो कि कॉमन रहती हैं, जो कभी भी कैंडिडेट की चेंज नहीं होंगी, जैसे कि कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर। हालांकि बाद में मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार चांस मिलता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्या बोला गया, मॉडिफिकेशन। अब कैंडिडेट सोचे कि भाई मैंने एक ही बार मेरे को OTR करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो मॉडिफिकेशन तो होना चाहिए कम से कम, एक एक बार तो मिलना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इट शैल बी अलाउड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। पूरे लाइफ टाइम में, मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आप एक बार ही उसके अंदर जो है कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो कि एक्सपायर हो जाता है जब फॉर्म क्लोज होता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर। जैसे कि आज फॉर्म की डेट क्लोज हो रही है तो अगले 7 दिन के अंदर, पूरे एक हफ्ता और नेक्स्ट रहेगा आपके पास उस फॉर्म में OTR के अंदर चेंज करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया 16 मई पे ये फॉर्म बंद हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 23 मई को तक आप OTR के अंदर चेंज कर सकेंगे। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म में मॉडिफिकेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो उसका अलग फॉर्म होगा। OTR एक कॉमन फॉर्म होता है जो कि एक बार हो जाता है। तो जो मॉडिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म में होता है उसमें ये बोला गया है, वो भी आपको टाइम जो दिया जाएगा वो भी यहाँ पे 1 वीक का रखा गया है, जब फॉर्म क्लोज हो जाएंगे उसके बाद वाला 1 वीक। और इसमें भी कुछ चीज़ें ही होती हैं जो चेंज कर पाते हैं, हर चीज़ नहीं कर पाते। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, द कैंडिडेट विल नॉट हैव बीन अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द सेम। मतलब कि आपने एक बार जमा कर दिया फॉर्म को, उसके बाद विड्रॉल नहीं कर सकते। अब विड्रॉल नहीं कर सकते, हालांकि एग्जाम देने नहीं जा रहा कैंडिडेट, तो उसमें कोई फीस ऐसा कुछ रिफंड वाला नहीं है, एक बार सबमिट है तो फिर वो सबमिट हो जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव डिटेल ऑफ वन वन फोटो ID कार्ड, मतलब कि जैसे कि कोई भी एक ऐसा ID प्रूफ जिसके अंदर आपकी डिटेल्स हो वैलिड और साथ में उसमें आपकी फ़ोटो भी हो, जो ये प्रूफ कर रही हो कि वो डिटेल्स आपकी हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। एनी अदर फोटो ID कार्ड भी हो सकता है जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड हो। The details of this photo ID card will have to provided by the candidate while filling up the online application form। मतलब कि वो उसको इस चीज़ की डिटेल्स डालनी पड़ेगी जब वो फॉर्म भरेगा। The candidates will have to upload a scanned, उसको एक फ़ोटो ID की जो डॉक्यूमेंट है उसकी स्कैंड फ़ोटो उसको अपलोड करनी होगी फॉर्म के अंदर ही जब वो फॉर्म भरेगा। साथ ही उसको ये चीज़ तय समय के अंदर करनी है जैसा समय दिया गया है। द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन एडमिशन सर्टिफिकेट 3 वीक बिफोर द commencement of the examination। एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी मेड अवेलेबल इन द UPSC वेबसाइट। UPSC की वेबसाइट पे एक एडमिशन सर्टिफिकेट होगा, वो आपको डाउनलोड करना है और उसको 3 हफ्ते पहले ही, जैसे कि आज आपका एग्जाम है तो उसके 3 हफ्ते पहले ही उसको अपलोड कर देना है। नो एडमिशन सर्टिफिकेट विल बी सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा कोई एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ऑल द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID वाइल फिलिंग अप फॉर्म। मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो वैलिड ईमेल ID भी देनी पड़ेगी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। आप देखिए यहाँ पे जो एग्जाम रहेगा उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आने वाला है। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड बाय द कैंडिडेट इन द सेम पेपर। मतलब कि जो आप पेपर देकर आए हैं उस पेपर के अंदर आपके नेगेटिव मार्क होंगे, मतलब कि सही आंसर में से मार्क्स काटे जाएंगे अगर आपने कोई आंसर गलत दे दिया है वहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप OMR शीट, OMR शीट में होगा। ये कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है। OMR शीट होता है आपका, एक क्वेश्चन होता है उसके कभी कभार 4 ऑप्शन भी हो जाते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो वो पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि CAPF की तरफ से क्या पैटर्न है। लेकिन फाइनली ये है कि एक पेपर पे आपके क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो आपको करेक्ट लगेगा उस ऑप्शन को आपको डार्क करना होता है पेन से। यहाँ पे ये भी लिखा गया है फॉर बोथ राइटिंग एंड मार्किंग आंसर इन द OMR शीट आंसर शीट कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। मतलब कि वो सिर्फ
बॉल पेन यूज करेगा और उसके साथ साथ उसका वो पेन जो होगा वो ब्लैक होना चाहिए। पेन्स विल एनी अदर कलर आर प्रोहिबिटेड, मतलब कि वो नहीं माने जाएंगे, सिर्फ आपको ब्लैक पेन को यूज़ करना है। डू नॉट यूज़ पेंसिल इंक पेन, मतलब कि कोई इंक वाला पेन नहीं यूज़ करना। और जैसे कि मतलब जैसे कि आपका ऐसे जो जेल पेन और ऐसे कुछ पेन होते हैं वो यूज़ नहीं करने हैं। और क्या बोला गया है, कोई पेंसिल भी यूज़ नहीं करनी है। कैंडिडेट्स आर फर्दर एडवाइज टू रीड स्पेशल इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन, अब आगे चल के हमें एक अपेंडिक्स, एक पैराग्राफ मिलेगा जिसका नाम है अपेंडिक्स थर्ड, तो उसके अंदर कुछ बताया गया वो आपको फॉलो करना है। कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी ओमिशन मिस्टेक, यानी कि कोई भी गलती हो जाती है आपकी इन एनकोडिंग या फिलिंग इन डिटेल्स इन द OMR आंसर शीट, तो स्पेशली विद रिगार्ड टू रोल नंबर एंड टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड विल रेंडर द आंसर शीट लायबल फॉर रिजेक्शन। मतलब भाई यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रोल नंबर और बाकी जो आपका बुकलेट टेस्ट सीरीज का कोड होगा वो सही से डालना है आपको। स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड केयरफुली, आपको सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि मोबाइल फ़ोन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहाँ पे नहीं ले जाना है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पे आप यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, द कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 days, मतलब एक वीक का फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट टू 6 PM ऑफ द 7th day इज फिक्स्ड फॉर द कैंडिडेट टू मेक रिप्रेजेंटेशन टू द कमीशन ऑन द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब कि अगर आपको कुछ लगता है कि क्वेश्चन पेपर के दौरान, मतलब क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए उसके रिलेटेड आपको कुछ कहना है कि ये क्वेश्चन एरर हो गया था, कुछ गलत आ गया था, या कुछ भी आपको अपनी तरफ से कुछ भी वाक्य देना है, तो उसके लिए आप जैसे आज एग्जाम हुआ तो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चीज़ कर सकेंगे। ये कहाँ करेंगे, ये ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल होगा, वहाँ पर आप कर सकेंगे, जिसका URL भी आप देख रहे हैं, URL लिखा हुआ है HTTP, और ये पूरा URL लिखा हुआ है। इस URL पर जाके आप आसानी से जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आएंगे उसी दिन तभी ये चीज़ एक्टिव हो जाएगी, उसी दिन, जैसे कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी दिन के शाम के 6 बजे ये चीज़ एक्टिव होगी। तो उसी दिन से आपको 7 दिन के अंदर अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन दे देना है किसी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लगता है तो ये हमने बात कर ली है रिप्रेजेंटेशन की भी, URL की आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और कोई मोड नहीं है यहाँ पे। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि फिजिकल में मैं फॉर्म जो है फॉर्म दिलवा देता हूँ और आप कर लीजिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये बात याद रखनी है कि ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, और चाहे तो आप साइबर कैफ़े खुद से भर सकते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस से भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC विल होल्ड अ रिटर्न एग्जामिनेशन ले रहा है। ये कब होगा, एग्जाम की डेट भी आ गई है, 6 अगस्त को होगा 2023 में, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट्स ग्रुप ए की पोस्ट है इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जो कि जैसे कि आप देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सा आ जाता है, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP एंड, और यहाँ पे एक और लिखा है शास्त्र सीमा बल यानी कि SSB। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फॉर द पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो बताया गया उसके हिसाब से रूल्स रहेंगे एग्जाम के सारे। इन द गैजेट ऑफ इंडिया डेटेड 26 अप्रैल, मैंने आपको बताया अभी कल ही ये चीज़ आई है। द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज मैंशन अबव इज लायबल टू बी चेंज एट द discretion of the commission. The tentative examination number of vacancies to be filled on the results of the examination is as follows। आप देख लीजिए सब में यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 322 वैकेंसी, यानी कि 322 टोटल लोगों को यहाँ पर ये जॉब मिलेगी टोटल जो रहेगी। अब इसके अंदर आपको बता देता हूँ, एक तो BSF के अंदर 86 रहेगी नंबर ऑफ वैकेंसी, CRPF के अंदर 55, CISF के अंदर 91, ITBP के अंदर 60 और SSB के अंदर 30। तो टोटल आप इसको करेंगे तो 322 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता लग रहा है टोटल कितनी है। आपको जो भी लगे जिसमें भी आपको लेना हो तो उस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव इज लायबल टू
अल्टरेशन मतलब क्या बोला गया है, रिजर्व मतलब कि नंबर ऑफ वैकेंसी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, ये चीज़ पहले ही बता दी है उन्होंने। मतलब कि वैकेंसी बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ये कमीशन डिसाइड कर सकती है आगे चल के। तो ये बात आपको याद रखनी है। रिजर्वेशन विल बी गिवन इफेक्ट ऑन एट पर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट 10% ऑफ द वैकेंसीज आर ईयर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। मतलब कि जो पहले से वहाँ पे कुछ ना किसी पोस्ट पे काम कर रहे थे, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस थे या दूसरे कोई फोर्सेस थे, तो उनको उनके लिए टोटल में से 10% फिक्स रहेंगे कि उनको जॉब मिलेगी, बाकी 90% जो आपके नए कैंडिडेट होंगे उनको मिलेगी। इन केस द वैकेंसीज रिजर्व फॉर ई एक्स सर्विसमैन रिमेन्स अनफिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल। मतलब कि ऐसा होता है कि भाई एक्स सर्विसमैन उतने नहीं है, 10% नहीं है जिनको जॉब चाहिए ये वाली, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में उनको मिल जाएगी जॉब जिनके लिए पहले से खाली थी। मतलब कि जैसे बाकी लोग जो बचे थे उनको ही मिलेगी वो वाली जॉब। अगर एक्स सर्विसमैन में कोई एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है, कोई कैंडिडेट उस चीज़ के हिसाब से क्वालिफाइड नहीं है, या फिर वो नहीं लेना चाहता, तो ऐसे में क्या होगा, द सेम सेल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट फ्रॉम नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो वो वही बात रहेगी, जो बाकी कैंडिडेट थे उनको मिल जाएगी ये वाली वैकेंसी के नंबर्स जो रहेंगे उनके लिए भी फिक्स रहेंगे। अब सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के सेंटर्स कौन कौन से होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटर्स की बात हो रही है, इसके अंदर कितने भी सिटी के अंदर आपके वेन्यू हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। सेंटर की मेन बात यह है कि सिटी आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगरतला, अहमदाबाद, और इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, और बहुत सारे लिखे हैं दिल्ली, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल और ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची और कोहिमा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि नागपुर है और पटना है। तो टोटल यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है लिस्ट के अंदर विशाखापट्टनम। तो इस तरीके से हैं। अब ये नंबर्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं सीरियल में, तो आप देख सकते हैं इस जगह पे हो सकता है, इन सिटीज़ के अंदर होगा, इन सिटीज़ के अंदर आपके सेंटर्स होंगे। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट द फॉलोइंग सेंटर्स, द सेंटर्स एंड द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड अबव। देखिए आपको पहले ही बता दिया गया था कि भाई डेट क्या रहेगी। अब इसमें एक और बात आपको बताया, तो एक्सेप्ट चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता एंड नागपुर, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर विल बी ऑन द फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट और अलॉट। मतलब कि चेन्नई, दिसपुर और कोलकाता और नागपुर को छोड़ के बाकी सारे सेंटर किस बेस पे मिलेंगे, जो कैंडिडेट पहले अप्लाई करेगा फॉर्म को उसको उस हिसाब से सेंटर मिल जाएंगे जैसा वो सिलेक्ट कर रहा है फॉर्म के अंदर बेसिस। एंड वंस द कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर सेंटर इज अटेंड the same will be frozen. Applicants who cannot get a center of their choice due to ceiling, मतलब कि भर जाने की वजह से, तो will be required to choose a center from the remaining ones. Applicants are thus advised that they may apply early so that they could get a सेंटर ऑफ देयर चॉइस। मतलब कि बोला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी सेंटर मिल जाएगा। हालांकि अगर कोई कैंडिडेट किसी कारण से लेट हो जाता है और उसको उसकी मर्जी का सेंटर नहीं मिलता, तो ऐसे में उसको जो बाकी ऑप्शन बचेंगे उनमें से ऑप्शन मिलेंगे चूज करने की, वो चुन सके और उस जगह पे जाके एग्जाम दे सके। तो ये सेंटर से रिलेटेड बात थी। अब हम इसी से रिलेटेड अब आगे बढ़ते हैं इसी नोटिफिकेशन के अंदर। While the above principle will followed in general, there may be a few cases where there was a gap not more than 3 months between the issuance of the government notification। अब देखिए ये कुछ फॉर्म से रिलेटेड है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आप देख लेंगे अपने कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपको बताऊं तो ये 4-3 पैराग्राफ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप चाहें तो इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड है सारा कुछ। जैसे ये वाला पैराग्राफ है, मैं एक बार इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि आपको समझ आए कौन से पैराग्राफ की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये वाले आप देख रहे हैं, तो इन सबको आपको अच्छे से देखना है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको बताया तो नेशनैलिटी, मतलब कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दीज रूल्स शैल डिबार द अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान अंडर दीज रूल्स। कुछ बोला गया था नेपाल और भूटान के जो कंट्री थे उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स बोले गए हैं, तो वहाँ के कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। हालांकि मोस्ट आप ये मान के चलिए कि इंडियन होना आपके लिए ज़रूरी है इस जॉब के लिए। अब आप इंडियन नहीं है तो नेपाल भूटान से हो सकते हैं, लेकिन वहाँ के लिए भी कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से। अब
सेक्स, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमेंडेंट्स। मतलब कि दोनों ही, मेल फीमेल दोनों के लिए जॉब रहेगी, लड़का लड़की यानी कि पुरुष व महिलाएं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेता हूँ। एज लिमिट ये रहेगी कि कैंडिडेट को जो है अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स। मतलब कि 1 अगस्त 2023 तक अगर वो कैंडिडेट 20 से ऊपर हो जाता है, 20 साल से ऊपर होता है, तो इसके लिए एलिजिबल रहेगा। साथ ही वो 1 अगस्त 2023 तक 25 साल का हो रहा है या उससे पहले ही हो जा रहा है, तो वो ये फॉर्म ना भरे। अगर उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दिख रहा है कि मैं इस डेट पर 25 से ऊपर होने वाला हूँ या फिर मैं 20 साल का नहीं हो पाऊंगा, तो वो इस फॉर्म को ना भरे। ही सी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 22 अगस्त। देखिए यहाँ पे 1 अगस्त, ये 2 अगस्त 1998 आपको डेट भी दे दी गई है कि 2 अगस्त 1998 से पहले का ना हो, उसके बाद का हो कैंडिडेट। साथ ही 2003 के बाद का ना हो, उससे पहले का हो 1 अगस्त के अंदर। तो हमने एज के बारे में ही बात कर ली है। अब अपर एज लिमिट जो आपको बताई गई है उसमें भी रिलैक्सेशन रहेगा, अप टू अ मैक्सिमम 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले लोगों को यहाँ पे 5 साल का फायदा मिलेगा। मतलब कि जो कैंडिडेट 25 ईयर्स के हो गए हैं और अगर वो SC ST कैटेगरी से हैं तो उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे बोला गया है जो अदर बैकवर्ड कास्ट से रहेंगे उनको भी यहाँ पे 3 ईयर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, जो साथ में उनका नॉन क्रीमी लेयर होना शायद जरूरी रहेगा। सेम इसी तरीके से बोल, नॉन क्रीमी लेयर आप समझते हैं कि 8 लाख से कम सालाना सैलरी होनी चाहिए। However, the total relaxation claimed on account of government सर्विस विल बी लिमिटेड टू 5 ईयर्स। तो ये कुछ आपके लिए रिलैक्सेशन थे, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे, हालांकि हमने इसको डिस्कस कर लिया है। सेव एज प्रोवाइडेड अबव द एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड कैन बी नो केस बी नो केस बी रिलैक्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी केस लिखे हुए हैं जिसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, तो ये कुछ आप देख लेंगे, ये भी आपके उसी से रिलेटेड है, रिजर्वेशन और बाकी फॉर्म से रिलेटेड है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव अ होल्ड अ बैचलर डिग्री फ्रॉम ऑफ अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया or other educational institute established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grant Commissions Act 1956 और possess an equivalent qualification। मतलब बोला गया है कि आपके पास किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए पास्ड। अब यहाँ पे एक और डाउट रहेगा, वो कैंडिडेट जो कि अभी अपीयर्ड है फाइनल ईयर वाले, वो एलिजिबल है या नहीं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फाइनल आपको ये बता दूं, यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 साल का कोर्स हो 4 का हो, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। हालांकि वो रजिस्टर्ड यानी यूजीसी की होनी चाहिए वो डिग्री, वो यूनिवर्सिटी, मतलब कि एक गवर्नमेंट की डिग्री होनी, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ऐसा ना हो, प्राइवेट भी हो सकता है लेकिन वो एफिलिएटेड होना चाहिए, मतलब वो यूजीसी के अंडर आना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया के अंदर आना चाहिए या फिर सेंट्रल में भी आ सकता है। Candidate who have appeared in at an examination the passing of which who would render them educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the 2023 will also be eligible for admission to the examination. Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible, but the candidate would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having pass the requisite examination along with the detailed application form which will be required to be submitted online by the candidates who after qualifying on the result of the written part of the examination are also declared qualified in the फिजिकल स्टैंडर्ड या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब बोला गया है जो कैंडिडेट लास्ट ईयर में होंगे अपने बैचलर में वो भी इस फॉर्म को भर सकेंगे। उनको ये बात याद रखनी है कि जब आपकी इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, तब आपके पास वो डिग्री होना चाहिए, ये बोला गया है आपसे। Such proof of passing the requisite examination should have been issued latest by closing date of detailed application form of the CAPF एग्जामिनेशन 2023। अब देखिए जो प्रूफ, जो आपका पासिंग प्रूफ रहेगा,
वो इशूड होना चाहिए, जो आपका लास्ट डेट जो फॉर्म की रहेगी तब तक हो जाना चाहिए आपका वो, मतलब कि तब तक आपका वो पास उसका, तब तक आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे कुछ केसेस लिखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। एक्सेप्शन बोलते हैं हम इन्हें। अब रजिस्ट्रेशन ऑन री अपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड और रिकमेंडेड अर्लियर। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रीअपियरेंस के लिए बोला जाता है, जो फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। अ कैंडिडेट हु हैव बीन फाइनली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन एनी ऑफ द फोर्सेज पार्टिसिपेटिंग इन द CAPFs विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर एट। अब देखिए, वो कैंडिडेट जो पहले से अपीयर हो रखे हैं इन इसी पोस्ट, इसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी दूसरे एग्जाम में सेम पोस्ट के लिए, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड में बोला गया है कैंडिडेट मस्ट मीट द प्रेस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। आपको फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों ही देने पड़ेंगे यहाँ पे, जो इस रिटन एग्जाम के बाद होगा। अब हम नेम जो मेन बात रहेगी वो हम करेंगे NCC B और C सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे NCC के सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ कैंडिडेट होते हैं ऐसे जिनके जो NCC में पहले कुछ ना कुछ कर चुके हैं, उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं। दो कैटेगरी में होते हैं, B और C में। उनके लिए कुछ चीज़ें बोली गई हैं यहाँ पे, उनको ये चीज़ पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम पे दिखाने पड़ेंगे अपने सर्टिफिकेट NCC वाले। फ़ी के बारे में बता देता हूँ, फीस कितनी रहेगी। कैंडिडेट को फीमेल accepting female SC/ST candidate who are exempted from payment are required to pay either by remitting the money in an branch of। देखिए यहाँ पे 200 रुपीज़ पेमेंट रहेगी फॉर्म की पेमेंट यहाँ पे आपको 200 रुपये करने हैं। 200 रुपये पेमेंट करनी होगी फॉर्म के लिए, इस जॉब के लिए। ऑनलाइन ही पेमेंट होगी, बहुत सारे मेथड होते हैं उससे आप कर सकते हैं पेमेंट। All female candidate and candidate belonging to SC/ST category are not required to pay any fee. No fee exemption is however available to OBC EWS candidate and they are required to pay the full prescribed fees। मतलब कि जितनी भी महिलाएं होंगी इस फॉर्म को भरने वाली या फिर फीमेल कैंडिडेट्स होंगे, तो उनको एक भी रुपये पे नहीं करने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। खासकर यहाँ बोला भी गया है SC/ST कैटेगरी होना चाहिए। बाकी जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, मेल कैंडिडेट स्पेशली, और साथ में OBC EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट को यहाँ पर पे करने होंगे जैसी फीस बोली गई है, यानी कि 200 रुपीज़। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। पहले आप OTR फिल कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और फाइनली उसको पेमेंट करके फॉर्म की और प्रिंट लेंगे और इससे आपका जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। विड्रॉ का मैंने बता दिया भाई, एप्लीकेशन में विड्रॉ नहीं होगा, यहाँ पे अलाउड नहीं है आपको, आप देख सकते हैं विड्रॉ में अलाउड नहीं है। विड्रॉ की बात अगर कोई कैंडिडेट सोच रहा हो तो विड्रॉ यहाँ से नहीं होगा, तो फॉर्म भरने से पहले डिसाइड होना है ये। अब ये कुछ पॉइंट है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ रूल्स है, जैसे कि कैंडिडेट ने अगर मिसबिहेव करा एग्जाम के दौरान, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिसबिहेविंग इन द एग्जामिनेशन हॉल इंक्लूडिंग टीयरिंग ऑफ द स्क्रिप्ट्स। आपने जैसे जैसे रूल्स होते हैं वहाँ पे बैठना होता है, फिर आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, OMR मिलते हैं और फिर आपको एग्जाम देना होता है। तो मिसबिहेव वाले कैंडिडेट के लिए भी एक्शन है और वो सारा कुछ लिखा हुआ है, मिसकंडक्ट वाले सिचुएशन सारे लिखे हुए हैं। लास्ट डेट आपको बताई गई है 16 मई तक फॉर्म भरना है, शाम के 6 बजे तक। ऐसा मत समझना कि 16 मई में पूरा रात के 12 बजे तक फॉर्म चालू रहेगा। आपका सिर्फ 6 PM तक फॉर्म ओपन रहेगा, उसके बाद नहीं होगा। कैंडिडेट को अलाउड नहीं किया जाएगा विड्रॉ के लिए। ये सेम चीज़ बार बार लिखी गई है, इसका मतलब समझिए इंपॉर्टेंट इस चीज़ की कि आप इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते फीस पेमेंट के बाद। फीस पेमेंट से पहले तो आपका एक तरीके से फॉर्म जो है वो एक तरीके से अनसबमिटेड है, वो सबमिट है ही नहीं। चलिए, तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। सर्विस अलाउंस। अब क्या क्या एलोकेशन मिलेंगे,
क्या क्या एलोकेशंस आपको यहाँ पे मिलने वाला है, विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट। आपकी मेरिट लिस्ट में क्या पोजीशन आती है उसके बेस पर, मतलब मेरिट लिस्ट क्या होता है, एग्जाम होने के बाद एक लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट के अंदर कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, उन कैंडिडेट के नाम में पोजीशन आती है कैंडिडेट की कि रैंक वाइज जो आते हैं उस हिसाब से आपकी पोजीशन के हिसाब से पोस्ट मिलती है, और उस पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या सर्विस मिलने वाले हैं, विच will have to be indicated by the candidates at the time of filling up the detailed application form before the physical and medical test। अब फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से ये चीज़ पहले होती है, उससे पहले होती है, रिटर्न एग्जाम के बाद होती है, जो मेरिट लिस्ट का प्रोसेस होता है, अलॉन्ग विद द ऑनलाइन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अब अदर डिटेल्स हैं यहाँ पे आगे, हम अपेंडिक्स 4-5 अपेंडिक्स देखने वाले हैं। ये पांचों अपेंडिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर क्या क्या है। पहले अपेंडिक्स के अंदर बोला गया है सिलेक्शन प्रोसीजर, स्कीम एंड सिलेबस बोला गया है एग्जाम का, अपेंडिक्स 1 में। अपेंडिक्स 2 में बोला गया इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द, अब कैसे फॉर्म भरना है वो बोला गया है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता कैसे उसके बारे में, कहीं कैंडिडेट को पता ही ना हो कि ऑब्जेक्टिव मतलब होता क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में बताया गया है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कि कन्वेंशनल टाइप टेस्ट क्या होता है, फिर फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता क्या है और कैसे होता है, उसके लिए अलग अपेंडिक्स रहेगा। तो सबसे पहले अपेंडिक्स जो है हमारा कि सिलेबस और स्कीम क्या रहेगी। तो स्कीम की हमने बात करी है, एग्जाम के बेस पर होगा यहाँ पे सिलेक्शन, रिटर्न एग्जाम होगा 6 अगस्त को होगा 2023 में। विल कंप्राइज 2 पेपर, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 विल बी हेल्ड एट, जो आपका 10 बजे से 12 बजे होगा, सुबह के 10 से 12 बजे तक होगा आपका पेपर 1, एंड पेपर 2 जो होगा वो दोपहर के 2 से 5 बजे तक होगा। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा उसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस आएगा जो कि 250 मार्क्स का रहेगा। द क्वेश्चंस इन द दिस पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल आंसर्स टाइप, मतलब कि एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। इन विच द क्वेश्चन विल बी सेट इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जब आप पेपर देने जाएंगे। पेपर 2 जो रहेगा जो 2 से 5 बजे तक होगा, उसमें जनरल स्टडीज, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है जो कि 200 मार्क्स का रहेगा। इन दिस पेपर कैंडिडेट विल बी अलाउड द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द ऐसे कंपोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी। ऐसे को जो है कैंडिडेट इस पेपर के अंदर हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकता है अपनी मर्जी से, बट द मीडियम जो रहेगा प्रिसाइज राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज का स्किल्स का वो इंग्लिश में ही रहेगा। तो सिलेबस हमने जान लिया कि क्या क्या होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, एक 10 से 12 और एक 2 से 5, सेम डे में होगा, शिफ्ट अलग अलग है। और कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट कि पेपर 2 जो है दे राइट द आंसर्स ओनली इन द मीडियम अलाउड बाय द कमीशन फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट्स एज मेंशन अबव। आपको याद रखना है कि जिस कंपोनेंट, मतलब कि एक पेपर के अंदर जिस सेक्शन में आपको जिस लैंग्वेज में बोला है उसी में वो पेपर देना है, दूसरे लैंग्वेज में नहीं लिखना है, तो ये बात याद रखनी है। सेकेंड नोट ये है, देयर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच पेपर एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर discretion। Paper 1 will be evaluated first and evaluation of paper 2 will be done only of those candidate who obtain the minimum qualifying marks in the paper 1। अब 2 पेपर जो हो रहे हैं, जो पहला पेपर कैंडिडेट ने दे दिया, दूसरा भी दे दिया, कैंडिडेट दोनों पेपर देगा, लेकिन पहले पेपर में आपके मार्क्स फिक्स करे गए हैं, मिनिमम मार्क्स, जो मार्क्स कैंडिडेट के आएंगे उसके अंदर और वो पास हो जाएगा, उतने मार्क्स जिस कैंडिडेट के आ जाएंगे उसी का पेपर 2 चेक किया जाएगा, इवेल्यूशन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा, इवेल्युएट नहीं किया जाएगा पेपर 2 को, अगर पेपर 1 में कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं है तो। सेम इसके बाद क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। ये उन्हीं के होंगे जो कैंडिडेट दोनों पेपर को क्वालिफाइड कर गए। पेपर 1 को क्वालिफाइड किया तो पेपर 2 चेक हुआ, फिर पेपर 2 को भी क्वालिफाइड कर लिया है तो फाइनली वो कैंडिडेट क्वालिफाइड हो गया है रिटर्न एग्जाम में, और वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को देगा, साथ में मेडिकल टेस्ट को भी देगा उसके बाद ही। दोस्त कैंडिडेट जिन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करा है वही देंगे। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए वहाँ पे ये होगा कि आपको 100 मीटर रेस करनी है जो कि 16 सेकंड में करनी होगी। अगर कोई लड़का होगा तो उसको 100 मीटर भागना है जो कि 16 सेकंड में करना है। सेम इसी तरीके से 100 मीटर लड़की को भागना है 18 सेकंड में, फीमेल कैंडिडेट को। और 800 मीटर रेस फिर होगी एक और सेकेंड राउंड में,
उसमें क्या होगा, 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर वो कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट को, फीमेल को 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना है। उसके बाद होगी लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में देखेंगे तो यहाँ पे 3.5 मीटर की जंप होनी चाहिए मिनिमम, कैंडिडेट को करनी है मेल कैंडिडेट को, जिसको 3 चांस मिलेंगे। सेम फीमेल को 3 मीटर रखी गई है, इनको भी सेम 3 चांस मिलने वाले हैं। अब शॉर्ट पुट होगा, इसमें आपको 7.26 kg का शायद कुछ वेट उठाना है शायद, तो इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल के लिए ये चीज़ नहीं होगी। अब एक और चीज़ है कि ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट फॉर पीएचटी के लिए जो आएंगे, अ सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेटिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस शैल बी सबमिटेड। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी भाई प्रेगनेंसी होगी, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा फीमेल कैंडिडेट को, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, जो आपको बताया रेस और बाकी सारे जो चीज़ें होंगे फिजिकल उसके लिए, जो कि प्रेग्नेंट होंगी वो कैंडिडेट। इफ़ सी डिक्लेयर्ड दैट शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट देन शी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो सिंपल उसको कोई फॉर्म नहीं भरना कैंडिडेट को, और फाइनली वो अपीयर्ड हो सकेगी। सेम अब नेक्स्ट बात करेंगे, इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल द रिस्क फॉर अंडरगोइंग विल बी हर ओन। मतलब कि अगर कोई भाई हमने आपने कोई प्रेगनेंसी है ही नहीं और ऐसे में आपने फॉर्म भर दिया है गलत, ये सोच के कि ये डिक्लेरेशन तो जो है हम फीमेल हैं इस वजह से हमारे पीएचडी के लिए हो रहा है, आपने ये सोच के फॉर्म भर दिया, हालांकि वो प्रेगनेंसी वाला था, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप ही जिम्मेदार होंगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा इसका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, आपको देखनी होती हैं ये पैराग्राफ के अंदर ही। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है, टू चेक द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड, जो अपेंडिक्स 5 के अंदर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में होता क्या है। ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द, जो फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइड होगा उसका ही मेडिकल टेस्ट होगा, बाकियों का नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। मतलब आप समझ सकते हैं, पहला स्टेज तो रिटन एग्जाम हो गया, दूसरा स्टेज हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर तीसरा जो स्टेज होगा वो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो उन्हीं का होगा जो सेकंड स्टेज को पार कर जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इंटरव्यू, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा, मेडिकल के बाद इंटरव्यू होने वाला है। अपील विल बी एंटर्ड ओनली अगेंस्ट द स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड विल हैव टू बी मेड। देखिए सेम वही चीज़ बोली गई है आपसे कि आप जो है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के रिजल्ट जो आता है आपका बताया जाता है, उसके 24 घंटे के अंदर आप कुछ कहना चाहें तो उसके ऊपर कह सकते हैं, वही सारा बात बोली गई है। अब मेन बात तो आपकी ये है कि इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो कैंडिडेट मेडिकल स्टैंडर्ड में पास होंगे उनका ही इंटरव्यू लिया जाएगा या पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा। कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बट allowed to appear before the review medical board on their appeal by the authority will be called for interview प्रोविजनली। मतलब कि ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिन्होंने भाई मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को पास नहीं किया है, बट कोई कंडीशन थे जिसके कारण उन्होंने डिक्लेरेशन के साथ उस चीज़ के लिए वो एलिजिबल हो गए, जैसे मेडिकली वो फिट नहीं थे लेकिन उनको अलाउ कर दिया गया किससे पहले, ये जो उनका मेडिकल बोर्ड का रिव्यू था उसको देखने से पहले उनको अलाउ कर दिया गया। तो ऐसे में वो कैंडिडेट जो होंगे उनका इंटरव्यू ले लिया जाएगा फाइनली, लेकिन बाद में उनको जो है जो बोला गया था डिक्लेरेशन उससे रिलेटेड शायद कुछ रहेगा यहाँ पे। अब कैंडिडेट और पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा वो, अब जो इंटरव्यू रहेगा आपका वो 150 मार्क्स का रहेगा टोटल हर कैंडिडेट का। अब इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है प्रोविजनली विल बी इशूड अ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म DAF इन विच अमॉन्ग अदर थिंग्स दे विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस ऑफ फोर्सेज। अब यहाँ पे ये बोला गया है कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू इंक्लूडिंग दोज शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू प्रोविजनली विल बी इशूड बाय। अब देखिए यहाँ पे एक आपसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, ये जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए उनको भरना है कि कौन सी फोर्स में उनको जाना है, प्रेफरेंस रखनी होगी। आप जैसे मैंने अभी बात करी थी यहाँ पे BSF भी था यहाँ पे, और आपका बहुत सारे थे जैसे कि CRPF भी था शायद, SSB भी था, ITBP था, और भी बहुत सारे फोर्स थे। तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी इंटरव्यू से पहले कि आपको कौन से फोर्स में जाना है, क्योंकि इंटरव्यू के बाद ये चीज़ सिलेक्ट नहीं होती, पहले ही हो जाती है, उसका एक फॉर्म भरवाया जाता है। अब यहाँ पे बोला गया है फाइनल सिलेक्शन जो होगा मेरिट के बेस पे होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टेस्ट।
अब फिजिकल और रनिंग और मेडिकल तो आपकी हेल्थ और बाकी सारी चीज़ें चेक करने के लिए हो रहा था। फाइनल मेरिट जॉब बनेगी लास्ट बिल्कुल, कि कौन कौन किस किस को जॉब मिलने वाली है, तो वो इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम के बेस पर रहेगी। अब एक और चीज़ रहे कि अब हम सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस क्या है? पेपर वन में जो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंट जो था, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं मल्टीपल चॉइस के साथ, इसमें बोला गया है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, जिसमें क्वेश्चन जो होंगे वो डिजाइन रहेंगे टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। साथ में यहाँ पे बोला गया जनरल साइंस रहेगा। आप जनरल साइंस में देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर और कॉम्प्रिहेंशन एंड appreciation of scientific phenomena of everyday observation including new areas of importance like information technology, biotechnology, environmental technology, science और करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी आएंगे यहाँ पे, वो भी आपको पढ़ने हैं। ये सब लिखे हुए हैं सारे टॉपिक। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब पढ़ना है। ये पेपर वन के अंदर आएगा जो सुबह के शिफ्ट में होगा। पेपर टू जो रहेगा जिसके अंदर जनरल स्टडीज और ऐसे एंड कॉम्प्रहेंशन आएंगे, उसमें आपको बोला जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे विल आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म, मतलब लंबे तरीके से करना है उन्हें। ऐदर आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं, पूरा पैराग्राफ पूरा तरीके से भरना है ऐसे में, जो कि टोटली 80 मार्क्स का होगा। द इंडिकेटिव टॉपिक आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखिए एक टॉपिक लिखे गए हैं, ये ऐसे के टॉपिक है शायद। पार्ट बी जो रहेगा आपका, इसमें कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, प्रिसाइज राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स रहेंगे, जैसे इंग्लिश, इन इंग्लिश में करना है आपको। ये सिर्फ 120 मार्क्स का ये रहेगा। द टॉपिक्स जो रहेंगे इसके अंदर वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अपेंडिक्स 2 पे आते हैं। ये कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन है फॉर्म कैसे भरने हैं। फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया वैसे ही फॉर्म भरना होगा। मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। फॉर्म के अंदर आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को रेडी रखना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो सिग्नेचर दोनों रेडी होने चाहिए, और 300 KB से ज़्यादा ना हो और 200 KB 20 KB से कम ना हो साइज़ उसका, ये बात याद रखनी है। साथ अब यहाँ पे बोली गई है कैंडिडेट शुड हैव एक 1 फोटो आईडी, आपको पहले बता दिया था मैंने, वो चाहिए होगा यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। और फॉर्म की विंडो एक्टिव हो चुकी है, ये बात याद रखिए। फॉर्म अभी चालू है, आपको फॉर्म भरना चालू कर देना है। 16 मई लास्ट डेट रखी गई है इसकी। और द एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर, उनको इंश्योर कर लेना है ईमेल आईडी और बाकी डिटेल्स जो भी वो दे रहे हैं वैलिड दे रहे हैं, अपना ही दे रहे हैं या घर परिवार में ही किसी का दे रहे हैं, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। अब अपेंडिक्स थर्ड क्या है, वो ये है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता क्या है, उसमें उसके अंदर क्या चीज़ें आती है ऐसी वो चीज़, और उससे रिलेटेड क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के। मोबाइल फ़ोन, कोई भी डिवाइस नहीं ले जाना कैंडिडेट को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना, कुछ मिसबिहेव नहीं करना एग्ज़ाम के दौरान, वो सब चीज़ें याद रखनी है। नेगेटिव मार्किंग आपको बता दी थी भाई, माइनस मार्क्स होंगे। देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन 1/3 यानी 0.33 मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा रॉन्ग आंसर पे, और 3 मार्क्स मिल जाएंगे करेक्ट आंसर पे। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे को नहीं पता एक्चुअल में कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इफ अ कैंडिडेट गिव्स मोर देन 1 आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। अगर किसी कैंडिडेट ने सोचा कि यार मुझे लग रहा है ये वाला ऑप्शन भी सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही है, ए भी सही है सी भी सही है, तो इसमें क्या होगा, और एक्चुअल में आंसर बी था या डी था, कोई दूसरा ही ऑप्शन था, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा आपको, तुम अगर सही भी आपने टिक कराया तो भी आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले, इसीलिए कोई एक ही ऑप्शन को टिक करना है यहाँ पे। अनफेयर मीन्स वही होता है, मिसकंडक्ट वाले सिचुएशंस होते हैं। कंडक्ट इन एग्जामिनेशन हॉल, आंसर शीट पार्टिकुलर, आपके आंसर शीट के अंदर क्या क्या डिटेल्स रहेंगे, कैसे भरने हैं आपको देख रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ABCD, ये सीरीज होते हैं, बुकलेट सीरीज होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि कैसे आपको उसके अंदर उसको फिल करना है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये OMR से रिलेटेड है सारे इंस्ट्रक्शन। ये छठे वाले पॉइंट को अच्छे से देखना है आपको, OMR से रिलेटेड सारे डिटेल्स है, कैसे मार्क करेंगे आप आंसर को, वो चीज़ लिखी है।
अब यहाँ पे एनेक्सर आ गया है। एनेक्सर मतलब कुछ डिटेल है, हाउ टू फिल आंसर शीट कैसे भरी जाएगी कैंडिडेट के द्वारा। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको यहाँ पर जो है सेंटर डालना है, जहाँ भी आपका सेंटर होगा एग्जाम का। यहाँ सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट कोड मिलेगा, क्वेश्चन पेपर पे ही होता है, आप वहाँ से डाल सकेंगे इस चीज़ को। रोल नंबर डालेंगे, यहाँ नहीं डालना है, याद रखिएगा यहाँ डालने होंगे आपको। यहाँ वो रोल नंबर्स के नंबर्स जो है वो डालने हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, देखिए रोल नंबर फिल करके बताया है, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट बता दिया गया है, जिस सब्जेक्ट जनरल एबिलिटी का है, सेंटर दिल्ली में पड़ा है, दिल्ली में, तो इस तरीके से लिखा है। सारा आपको प्रूफ के साथ दिखाया भी हुआ है कि कैसे भरा जाएगा OMR शीट। ई एडमिट कार्ड, राइट योर रोल नंबर एग्जैक्टली एज इट। ई एडमिट कार्ड आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडमिट कार्ड इशू होता है वेबसाइट पर, आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को डाल के डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद वहीं से आपको एडमिट कार्ड जो मिलता है उसमें एक रोल नंबर होता है, एक यूनिक सा नंबर होता है, आपको ही मिलता है वो, हर कैंडिडेट को अलग अलग मिलता है, वो नंबर डालना होता है, उसी को रोल नंबर कहा जाता है। और ये चीज़ लेकर जानी होती है एडमिट कार्ड को एग्ज़ाम देते समय। देखिए इस तरीके से होगा, वो बुकलेट सीरीज होगी, ये सीरीज है, ये आप ये मत समझिए किसी क्वेश्चन का आंसर है, सीरीज है। इसमें आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिखा होगा सीरीज, मतलब सेट हो जाते हैं, आप समझ लीजिए ABCD इस तरीके से 4 सेट होंगे। सब्जेक्ट कोड आप इस तरीके से फिल कर लेंगे। नंबर में आपने ऊपर करा था, यहाँ पे भी आपको करना है, ऊपर आपने सब्जेक्ट कोड लिखा था, यहाँ पे उसको फिल करना है। देखिए यहाँ पे रोल नंबर भी दिया हुआ है, किस तरीके से फिल करा है, इस तरीके से फिल करना होगा पूरा। अब फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट्स इन द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। अब देखिए ये जो पोस्ट थी आपकी, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी हाइट और चेस्ट के साइज़ की बात कर लेता हूँ, तो मैन के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157, और चेस्ट साइज वुमेन का नहीं देखा जाएगा, सिर्फ चेस्ट साइज मैन का देखा जाएगा, जो कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपेंशन भी है, मिनिमम वेट भी बोला गया है कि भाई ये 50 kg यानी 50 kg और 46 kg यहाँ पे वेट भी बताया गया है, इतना आपका होना चाहिए। अब मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बोला गया, आई साइड में बताया गया है कि बेटर आइज कैसी होती है और वॉर्स आइज कैसी होती है, मतलब कि करेक्टेड विजन, मतलब कि उनको कितना दिख रहा है, 6/6 होता है, 6/12 होता है, 6/9 भी होता है। तो आपको बस ये चेक करना है, आप इसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी, आप ऐसे अपने आई को चेक कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, आप चेक कर सकेंगे, साइट्स होते हैं, वहाँ से भी आप इस चीज़ को चेक कर सकेंगे। बेटर आई कैसे आप चेक करेंगे, आपके अगर 6/6 आ रहा है या 6/9 आ रहा है तो आपकी बेटर आई है, वर्स आई ये रहेगी। नियर विजन आपको बोला गया है N6 है अगर, तो करेक्ट सही है, N9 जो है वो सही नहीं है। तो ये पूरा लिखा हुआ है सारा कुछ। मेडिकल स्टैंडर्ड जो मेडिकल से रिलेटेड रहेगा, एज हो गया आपका, कॉर्नियल थिकनेस, प्रीलेसिक एरर, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड और इंटरवल, सब कुछ लिखा है, आपको ये बात देख लेनी है, स्टैंडर्ड के हिसाब से है। कैरिंग एंगल, ईयर, अब कानों के बारे में बात हो रही है कि कितना सुनाई दे रहा है कैंडिडेट को, कितने दूर का, कितने पास का, और वो सारा कुछ। नोज, नेक, टीथ, सब कुछ चेक होगा, क्रोनिक स्किन डिसीज, सारा कुछ। अब देखिए जनरल स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ बोला गया है, स्पीच शुड बी विदाउट, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी इंडिकेशन ऑफ क्रोनिक डिसीज, उसको कोई क्रोनिक डिसीज ना हो, जैसे कि उसको टीबी ना हो, एनी टाइप ऑफ आर्थिस्टिस नहीं हो, हाई ब्लड प्रेशर ना हो, डायबिटीज़ ना हो, ब्रोंशियल अस्थमा ना हो, एनी हार्ट डिसीज़, कोई दिल से जुड़ी हुई बीमारी ना हो। तो ये कुछ पॉइंट है, ये भी आपको देख लेना, अगर इसमें किसी में आते हैं तो आप इसको ना भरें, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि मैं क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, कास्ट वाइज, सिटीजनशिप वाइज और सारे तरीके से एलिजिबल हूँ, लेकिन आप ये आपको याद रखना, आगे चल के मेडिकल भी होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। टैटू के बारे में बोला गया है, किसी कैंडिडेट के कहीं पे बॉडी में किसी पार्ट पे टैटू है तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन है। अब ये देखिए, मेल एवरेज बॉडी वेट इन किलोग्राम फॉर डिफरेंट एज ग्रुप एंड हाइट।
मेल कैंडिडेट की बॉडी के वेट के हिसाब से, जो कि किलोग्राम में होगा, केजी में, उसके हिसाब से उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए और हाइट क्या होनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट की एज 18 से 22 है, अगर किसी कैंडिडेट की हाइट इतनी है तो एज, मतलब उस कैंडिडेट की हाइट, एज इतनी है तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए कम से कम। ये कम से कम रखी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एज है और ये हाइट है। मतलब अगर किसी कैंडिडेट की एज इतनी है, मिनी इसके बीच में है, तो उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के बारे में भी लिखा हुआ है, अ प्रोफॉर्मा ऑफ सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयड पर्सोनल। अब देखिए जो एम्प्लॉयड है, पहले से वहाँ पे है, एम्प्लॉयमेंट में है वो, इट इज़ इन्फॉर्म दैट कि श्री कैंडिडेट का नाम होगा, जो वर्क कर रहे होंगे, रैंक इन, किसी रैंक में होंगे, किसी ऑफिस में होंगे, अप्लाइड, उन्होंने अप्लाई किया होगा किसी पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइज हुई थी किसी के द्वारा, किसी डिपार्टमेंट के द्वारा, एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा, डेट रहेगा, आई हियर बाय विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल वेरीफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ, फिर यहाँ पे वो कैंडिडेट अपना नाम डालेगा, रैंक डाल देगा, ही सी विल बी कंप्लीटिंग द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट ऑफ डैश ईयर, उसके जितना काम का समय रहेगा जहाँ पे वो काम कर चुका है, फॉर एक्वायरिंग एक्स सर्विसमैन स्टेटस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन ऑन डेट, यहाँ पे वो डेट डाल देगा किस डेट के हिसाब से वो एलिजिबल हो रहा है। और ये किसके लिए है, पर्सनल मतलब है जो पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको ये फॉर्म भरना होगा एक्स सर्विसमैन वालों को। भाई प्रूफ तो दोगे ना आप कि आप एक्स सर्विसमैन हो, आप अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो इस फॉर्म को भर के अप्लाई करना है। फॉर्म बोला गया अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। देखिए यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए फॉर्म दोबारा दिया गया है। ये चीज़ अपेंड उसी सेम उसी का पार्ट है, देखिए इसी में सेम इसी का पार्ट है, एक पार्ट ये रहेगा। इसी के आगे हम चलेंगे, यहीं पे देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर करेगा, ऑफिस की सील लगेगी, यहाँ पे स्टैंप आप कह सकते हैं उसे, यहाँ पे प्लेस आएगा, डेट आएगी, ये अंडरटेकिंग रहेगी। आई अंडरटेक दैट इफ सिलेक्टेड ऑन द बेसिस, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ इसके अंदर तो मुझे जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा, वो सारी चीज़ें हैं। सिग्नेचर करेगा यहाँ कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आ रहा है, तो इस तरीके से रहेगा। अब क्या हमने यहाँ पे बात करी थी रिजर्वेशन से रिलेटेड, आपने अगर देखा होगा ऊपर तो शायद रिजर्वेशन था, एज में था, हमने देखा था, तो वो रहेगा। सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पे मांगा जा रहा है तो आपको वो चीज़ लगानी पड़ेगी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में। जैसे फीमेल कैंडिडेट में हम यहाँ देख रहे थे फीस नहीं थी, बिल्कुल SC ST कैटेगरी से फीस नहीं थी फीमेल्स के लिए, तो उनको अपने सर्टिफिकेट्स को यहाँ अपलोड करना है फॉर्म के अंदर। तो ये है पूरा डिटेल, आप देखेंगे तो 20 डेज़ का समय यहाँ पे दिया गया है फॉर्म भरने का। 26 अप्रैल से देखें तो यहाँ पे 16 मई तक 20 दिन का समय है, अच्छे से फॉर्म को भर सकते हैं आप। पहले OTR करना होगा, OTR का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बताया हुआ है OTR रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। हालांकि UPSC का फॉर्म फिलअप हुआ था तब भी हमने इसके लिए, जो आपका IAS के लिए, जो सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी हमने ये बात जानी थी कि OTR कैसे होती है, तो उससे आप समझ सकेंगे आसानी से। अब हम इस वीडियो को करेंगे एंड, फाइनली आपको समझ आ गया है इस जॉब किससे रिलेटेड, सारा कुछ समझ आ गया है, कैसे क्या होने वाला है, सब कुछ आ गया है समझ। अब हम इसको, ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आसानी से, आप उसको देख के भी यहाँ से इस चीज़ को समझ पाएंगे आसानी से। और लिंक भी मिलेंगे, एप्लीकेशन लिंक, वहाँ से आप जाके फॉर्म को भरेंगे। हालांकि डायरेक्ट लिंक नहीं होगा यहाँ पे। डायरेक्ट लिंक मतलब क्या होता है, पहले आपको OTR करना है तो OTR के लिंक होंगे, तो इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और फिर आप फाइनली फॉर्म भर पाएंगे। 200 रुपये फ़ीस है और बाकी फीमेल कैंडिडेट को फ़ीस नहीं देनी है, और बाकी सारे डिटेल्स हमने कवर करे हैं, आप एक एक चीज़ अच्छे से इस वीडियो में देख पाएंगे। और बस अब इसी वीडियो में करते हैं एंड, और मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।